चलिए आज हम लोग व्याकरण में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, वर्ण विचार। और पहला वाला जो वीडियो था हम लोग का, उसमें व्याकरण का जो परिचय था हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा में जो है हिंदी भाषा कहाँ से आई, कैसे इसका आगमन हुआ, हिंदी से पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, उससे पहले कौन सा भाषा शास्त्रीय भाषा था, रामायण महाभारत कौन सी भाषा में लिखा गया है, इस सब को हम लोग जानकारी पहले वीडियो में देख चुके हैं। जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सब जो था ये सब हम लोग जैसे अपभ्रंश वाला, सौरसेनी, बहुत सारे भाषा के बारे में हम लोग देखे। भाषा के कितने प्रकार है, तो भाषा के हम लोग प्रकार में देखे कि इसके मुख्य रूप से मतलब 3 प्रकार है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। और इसमें देखे कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इंग्लिश था, दूसरा में कौन सी, मंदारिन, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी है, और चौथी सबसे बड़ी भाषा स्पेनिश है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में हिंदी का क्या महत्व है, कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, और यह राजभाषा को जो है भारत के मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसका मतलब 8वीं अनुसूची में आर्टिकल 343 में 343 में इसके चर्चा की गई है। और राजभाषा को लेकर 22 भाषाओं की चर्चा है। संवैधानिक भाषा उसको कहिए बेटर होगा। अब हम लोग आज उससे आगे बढ़ेंगे और वर्ण विचार समझेंगे। देखिए वर्ण विचार क्या होता है कि व्याकरण की वह शाखा जिसमें वर्णों का अध्ययन किया जाए वर्ण विचार कहलाता है। बस एक लाइन में परिभाषा अपने से बना लीजिए, इसको 50 तरह से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि व्याकरण की वह शाखा जिसमें वर्णों का अध्ययन किया जाए वर्ण विचार कहलाता। वर्ण का मतलब होता है, देखिए ध्यान समझिएगा कि व्याकरण की वह शाखा, व्याकरण की वह शाखा जिसमें वर्णों का अध्ययन किया जाए, वर्णों का अध्ययन किया जाए, मतलब व्याकरण की वह शाखा जिसमें वर्णों का अध्ययन किया जाए वर्ण विचार कहलाता है। अब ध्यान तो समझिएगा, ये एक नाम बार बार आ रहा है कि वर्ण क्या होता है, इसको लेकर किसी के पेट में गैस बन गया होगा कि वर्ण क्या है ना। तो वर्ण ध्यान से समझिएगा कि वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा कि हम लोग भाषा पढ़े, भाषा क्या है, तो विचारों को प्रकट करने का एक विधि है, माध्यम है। तो जो विचार होता है आपके अंदर, उसको प्रकट करने के लिए आप जिस भाषा का, जिस मतलब विधि का उपयोग करते हैं, वही तो भाषा है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता है बोलने की दृष्टि से, आवाज की दृष्टि से, उसको वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, अच्छा बचपन में पढ़े गए वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। इलाइकवा वाला स्टाइल है, यो ठीक है, बढ़िया है, बहुत बेटर है। तो देखिएगा वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थात उससे छोटा ना हो। जैसे तो क से छोटा बोल के दिखाइए, मतलब वर्ण के मतलब उच्चारण के दृष्टि से, मतलब बोलने की दृष्टि से क को और छोटा बोलिए उसको। मतलब वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, अर्थात इस वर्ण को बोलने में इसको 2 भाग में कर दीजिए। क को 2 भाग में बोलिए, तो तोड़ के बोलिए, तो ख को बोलिए, च को, अ को। ये आवाज में नहीं बोलाएगा, भले लिखने में लिख सकते हैं लेकिन बोलने में नहीं। जैसे क के छोटा कुछ बोलिए ना, च से छोटा बोलिए, च से छोटा कोई वर्ण है, तो कोई कहेगा हाँ क, तो क भी तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये वर्ण जो है क से लेके अ तक ले जो है, ये सब जो है, ये सब वर्ण है, क से लेके अ तक। और हिंदी में जो है कुल वर्णों की जो संख्या है, कुल वर्णों की संख्या जो है इसे 52 माना जाता है। कितना? 52। कुछ लोग इसको आगात दू लेकर, इसको ज और ख को लेकर इसको मान लेते हैं कि 54 है, कोई 56 भी कह देता है, तो अलग अलग बात है। लेकिन अधिकतर माना जाता है यही है कि वर्णों की मतलब हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हम बोले क, तो बोलिए क से छोटा कोई ध्वनि बोलिए, कोई आवाज निकालिए क से छोटा। तो आप जैसे क आप कितना भी कीजिएगा तो क से छोटा नहीं हो, क बोलेबे करेगा।
पूरा पूरा बोलाएगा। तो ये जो है ऐसा ऐसा कई गो है, जैसे च, म, फ से छोटा बोलिए तो ये छोटा नहीं बोलाएगा। तो इसी को कहते हैं कथी, वर्ण कहते हैं, कि जिसका वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये वर्ण है, और वर्णों की कुल संख्या कितना है, 52। और ध्यान से समझिएगा, अब इसको कई भागों में बांटा गया है, वर्ण को कई भागों में बांटा गया है, जिसके मुख्य रूप से हम 2 भाग में बांटते हैं। कई भाग में, 2 भाग में। एक को नाम है स्वर्ण वर्ण, क्या नाम है, स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ध्यान से समझिएगा कि अब वर्ण हम कहें तो क ख ग छ छ ज ट ठ ड प फ आ, ये सब वर्णे हैं, ये सब कथी है, सब वर्णे हैं। अब ये वर्णों की संख्या तो 52 है, लेकिन सुविधा के दृष्टि से इसको मूल रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक को स्वर वर्ण और दूसरा को व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के जो संख्या है ये 11 है, और व्यंजन वर्णों की जो संख्या है यह 33 है। मतलब 11 और 33 जोड़िए 44। अब कहिएगा कि औरो का हो गया, तो औरो है, लेकिन उसको बाद में हम लोग समझेंगे। अब जैसे किसी को ऐसे होगा कि सर जी को भोर पर आ गया है और तो नहीं बता रहे, तो देखिए संयुक्ताक्षर 4 गो, द्विगुण 2 गो, संयुक्ताक्षर 4 गो, द्विगुण 2 गो, अयोगवाह 2 गो, और जो हाँ मतलब 52 गो हो गया। तो ये 52 गो हो गया, तो हम तो 56 को गिना सकते हैं, 58 को गिना सकते हैं। कोई विशेष जानकारी वाला है तो ये बतिया 60 को गिना देंगे। तो वर्ण बहुत प्रकार के हैं, लेकिन अब उतना गहराई में हम लोग को जाना नहीं है, मूल रूप से जितना देखना है उतना ही देखिए। तो देखिए स्वर वर्ण कितना है, 11 है, और व्यंजन वर्ण कितना है, 33 है। अब इसके जो है ये कौन कौन है स्वर्ण वर्ण, तो ध्यान से समझिएगा। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, री, ए, ओ और औ। ये जो है ये स्वर्ण वर्ण है। कौन सी है, स्वर्ण। अब गिन के देखिए ये 11 होगा। तो स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 11। कौन कौन, तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, गिरगई, मरगई, ये सब जो आप लोग कहते हैं ये सब है, समझ गए। तब अ, आ की संख्या कितना है, 11 हो, मतलब जा भले स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है, 11 हो। लेकिन ध्यान से समझिएगा, आजकल जो विद्वान है ना, जबरदस्ती विद्वान कहलाने के लिए उसमें भी खोज कर रहा है, उसमें भी खोज कर रहा है, उसमें भी खोज कर रहा है। तो ये खोज काहे करता है, हमरो नाम हो, हमरो नाम हो। अब ये बांटने वाला जो व्याकरणाचार्य लोग हैं, अब स्वर्ण वर्ण को भी 2 भाग में बांट दिए, स्वर्ण वर्ण को भी 2 भाग में, कोई कोई इसको 3 भाग में भी बांटता है, कोई 4 भाग में भी बांटता है। अब देखिए, अब नाम बता रहा है, देखिए मूल रूप से इसका 2 भाग है। जैसे स्वर्ण जो है हर्षौ स्वर, कथी, हर्षौ स्वर और दीर्घौ स्वर। ध्यान से समझिएगा, दीर्घौ स्वर। अब जैसे देखिए कोई इसको 4 भाग में भी बांटता है, जैसे पलुप्त स्वर, जिसको नाटक उटक में ओम उच्चारण के लिए बोला, रामाऊ ऐसे बोला जाता है। तो ये जो है कि इसको कहते हैं कथी, मतलब पलुप्त स्वर। और एगो संयुक्त स्वर भी होता है, ए आई ओ औ, जो है संयुक्त स्वर भी होता है। तो ये 4 प्रकार के भी कोई बताता है, तो उससे मतलब नहीं है। हम लोग मुख्य रूप से इसको कई भाग में देखेंगे, 2 भाग में। कौन कौन, स्वर को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। लेकिन कोई गिनती कराएगा तो उसको 3 कहेगा तब 4 कहिएगा, समझ गए ना। तो इस हर्षौ स्वर और दीर्घ स्वर, हर्षौ स्वर की संख्या जो है ये मात्रम 4 है, और दीर्घौ स्वर की संख्या 7 है। अब देखिए 7 4 11, गणित बनाते चलिएगा, सब मिलेगा। अब हर्षौ स्वर में कौन कौन है, तो देखिए हर्षौ स्वर क्या है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। मूल रूप से तो यही ना है, जिसके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, कौन, हर्षौ स्वर, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर। जैसे अ, बस जल्दी से बोला गया, ई जल्दी से बोला गया, अब आ थोड़ा 10 के हो गया, दीर्घ उ। जैसे ध्यान समझिएगा। अब हर्षौ स्वर 4 गो है, इसमें देखिए अ, हर्षई,
हर्षऊ और री, ए री, ये 4 गो जो है हर्षऊ स्वर है, और बाकी जो इसमें से छट गया वो सब दीर्घऊ है। जैसे आ, दीर्घ ए, दीर्घ उ, ए, ओ, ई जो है ये आपका दीर्घ स्वर कहलाता है। तो हर्षऊ स्वर कोई पूछेगा तो कहिएगा 4 होता है। कौन कौन? तो हर्ष ए, हर्षई, हर्षऊ, री। और दीर्घ स्वर तो आ, दीर्घ ए, दीर्घ उ, ए, ओ, बस ये हो गया। लेकिन एग्जामिनर जो है फंसाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सा हर्षऊ स्वर नहीं है? री, ए, ओ। फंस गए। निम्न में से कौन सा हर्षऊ स्वर नहीं है? निम्न में से कौन सा हर्षऊ स्वर नहीं है? ऑप्शन 4 गो, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए। री, ए, ओ। बोलिए, ये सब ऑप्शन में। री तो ये अपने हर्षऊ स्वर है। हाँ, तो इस तरह बोलिए, ये तीनों ए, ओ जो है सभी दीर्घ है। अब कोई कहेगा इसमें तो ऑप्शन नहीं था इनमें से तीनों, तो भैया ये आपका एग्जाम पेपर नहीं है, ये क्लास है, अगो राकेश सर का क्लास है। तो इसमें खोपड़ी नहीं, विश्लेषण स्तर का खोपड़ी बनाना पड़ता है ना, समझे? अब आप समझिएगा जितना दिया है उतना ही में मार लेता ना, बड़ा दूर दूर तक घुमा के मारना पड़ता है, समझे ना? ये अपना से दिमाग है, क्लासरूम है ये आपका, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है कि उसमें ऑप्शन गलती हो जाइएगा। अब ऑप्शन गलती हो जाए तो आप जाइएगा हाई कोर्ट में। राकेश सर का क्लास है, कोर्ट भी यही है, सब कुछ यही है, समझ गए ना? चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से समझिए कि अब स्वर वर्ण के खानदान को हम लोग देख लिए कि स्वर वर्णों की संख्या 11 है, और इसके 2 भाग है, हर्षऊ, दीर्घऊ, और इसके 4 और इसके 7। लेकिन अब व्यंजन वर्ण पर चलिए। व्यंजन वर्ण जो है, ये व्यंजन वर्ण मूल रूप से जो है 3 भागों में बांटा गया। इसको मूल रूप से कहेगो 3 भागों में। एक को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ध्यान से समझिएगा कि इसको मूल रूप से जो है 3 भागों में बांटा गया। एक को कहता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब ध्यान से समझिएगा कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन होता है। तो देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। ये जो है देखिए, क वर्ग का मतलब क ख का खानदान, क, ख, ग, घ, अंग, आ, च, छ, ज, झ और य, त, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, भ, न, प, फ, ब, भ, देखिए यही होता है। समय बीतने के बाद जो है ना, आदमी को हंसी आता है। ये आपको अब मालूम नहीं होगा कि कखवा सीखने में कई डंडा आपको पिछवाड़ा पड़ा होगा खाली कखवा सीखने में आपका कम से कम तो 10 कॉपी 10 स्लेट खत्म हो जाता है। उसके बाद भी कखवा सही से लिखने नहीं आता है। कैद छड़ी पिटाए होंगे सर से, वो अलग बात है। उसका चक्रवृद्धि ब्याज जोड़िएगा तो मर्डरों कम पड़ जाएगा ना, इतना पिटाता है। लेकिन आज देखिए ये बहुत कुछ सिखा रहा है। आप लोग का हंसी जो है बहुत कुछ सिखा रहा है कि जो चीज बीत गया है, जो आपको कंठस्थ हो गया है, उसका कोई महत्व नहीं है। हंसी आ रहा है आज जिस दिन यही नहीं था इसके लिए आंसू आ रहा था। तो कोई भी चीज का महत्व तभी होता है जब आपके पास नहीं है। जो है उसका महत्व नहीं होता। जो आपके पास है उसका कोई महत्व नहीं आपके लिए, और जो नहीं है उसके लिए आप तरस खाइएगा। कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। लेकिन याद रखिएगा एक दिन वो भी मिल जाए ना जिसके लिए तरस खाते हैं,
फिर भी तरस खाइएगा, वो भी आपके लिए कुछ नहीं है। इसीलिए कहता है कि संसार में कुछ नहीं है, यह शून्य है, शून्य। अब इसको साबित कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहां पे शून्य के अलावा दूसरा कुछ नहीं है मेरे दृष्टि से। जैसे देखिए कौन चीज यहाँ पे है जिसको पाने के बाद आप पूरी तरह से आपको मतलब आनंदित हो जाए, कोई नहीं है। आप कहेगा हमारे पास कार नहीं है, कार हो जाएगा तो बहुत सुंदर, कार भी हो जाएगा तो एक दिन लगेगा नहीं हमको थार होना चाहिए, थार हो जाएगा तो उसके बाद आप समझिएगा कि नहीं हमको बस चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। तो देखिए जो जो चीज आपको मिल रहा है उस सब का अब महत्व कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, और जो नहीं मिला है उसका महत्व हाई है। अरे ना होता है कि अपना मेहरारू का महत्व जीरो है और दूसरा वाला का बहुत हाई है, हाई क्वालिटी का है ना। ऐसा सब होता है। जो चीज है उसका महत्व समझिए, जो नहीं है उसका महत्व नहीं देना चाहिए। और महान लोगों में और बुर्बक लोगों में यही फर्क है कि महान लोग जो चीज है उसका कद्र करते हैं, उसका वैल्यू देते हैं, उसको इज्जत करते हैं। और जो बेवकूफ लोग हैं जो नहीं है उसका कद्र करते हैं, उसका वैल्यू देते हैं, उसमें समय गंवाते हैं। तो ये जो है रियल लाइफ है, ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है। यदि कोई व्यक्ति इसको समझ जाए जो है उसका महत्व करना चाहिए, तब तक दिखते नहीं होगा। अरे इतना सुंदर शरीर है, इतना अच्छा चीज है, भगवान ने सब कुछ दिया, तो आपने भगवान को एक बार भी याद नहीं किया। लेकिन जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा या कोई मुसीबत आ जाएगा तो उस दिन भगवान याद आएगा ना। तो ये समय समय की बात है, सब समय समय का हाल है। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग स्पर्श व्यंजन में चले गए। तो स्पर्श व्यंजन के बाद आता है, ध्यान से समझिएगा, अंतःस्थ व्यंजन। कौन सी? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में होता है य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन भी होता है, कथी? उष्म व्यंजन भी होता है, व्यंजन उष्म व्यंजन भी होता है, उष्म व्यंजन। व्यंजन उष्म व्यंजन जो है तालाब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अब आपसे कोई कहेगा, अब आपसे कोई कहेगा कि बोलिए कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 33। कौन कौन? तो कहिएगा स्पर्श व्यंजन 25 गो, स्पर्श व्यंजन 25 गो, गिन लीजिए। अंतःस्थ व्यंजन 4 गो और उष्म व्यंजन 4 गो। अब डाटा देखिए, डाटा मिलान करते चलिए। देखिए ये जो 25 गो 4 गो 8 गो 4 गो ही हो गया, ये आपका 33 गो हो गया, और ये वाला 11 गो का 11 गो हो गया। लेकिन अब ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें भी तो अब इन घट रहा है, 44 गो ना हुआ, 44 गो हुआ, तो अभी तो छूट रहा है। तो उसको हम लोग देखेंगे आगे जो है क्लास में, उसको देखेंगे। लेकिन इस पर जो जो सवाल आता है उसको समझिए। अब का है कि अब ध्यान से समझिएगा कि अब का है कि अब आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि देखिए हिंदी व्याकरण जो है, हिंदी व्याकरण भाषा को, ध्वनि को लेकर, भाव को लेकर बनाया गया है। विश्व की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो पूरी तरह भाव पर आधारित हो। सबसे अधिक भाव बतलाने वाला यदि कोई भाषा है विश्व के, तो वो हिंदी है। हिंदी में भाषा का भाव बदल जाता है। जैसे ABCD में आप पूछ सकते हैं कि पहले एक काहे पढ़ाया जाता है, जेड से भी पढ़ा सकते हैं, जेड एक्स वाई भी डब्ल्यू सी डी, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है रे भाई? अब मैं ABCD को ऐसे लिखते हैं, ABCD ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम जेड से भी शुरू करते हैं, जेड बी ऐसे ऐसे शुरू से रहता है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी में आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आप पूछेगा कि हिंदी में क ख काहे पहले पढ़ाया जाता है, पहले यरलवा पढ़ाया जाता है, तो इसका जवाब है जो हिंदी है भाव आधारित भाषा है, और ये भाव में आवाज, ध्वनि पर मेन इसमें फोकस किया गया कि ध्वनि और इसके भाव पर, जबकि कौन सा ध्वनि किस भाव का निकल रहा है, इसमें बड़ा मतलब जो होता है, बड़ा जो होता है भाव देखा जाता है। जैसे देखिए ये भावे पर है जो, इसीलिए इसमें पहले क ख पढ़ाया जाता है, फिर च, फिर ट, फिर उसके बाद ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है।
जैसे ध्यान दिए कि हिंदी में भाव कैसे देखा जाता है, पहले ही समझिए कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना चाह रहे हैं मुझे छुओ, तो कहिए क्या कहिएगा? टच मी, टच मी। लेकिन हिंदी में छूले, छूले। अब जैसे देखिए कोई किसी को कहना है, मान लीजिए कोई आपको छूने के लिए कह रहा है, तो आप कहिएगा छूले, एक मतलब दूसरा हो जाएगा। एक खाली बात यही बोलेगा छूले, तो एक मतलब है नहीं छूना है। लेकिन इंग्लिश में आप कितना ही बोलिएगा टच मी, टच मी, टच मी, तो जितना ही गस के बोलिएगा उतना ही गस के छुएगा। ये बात सही है कि नहीं? उसमें कोई भाव नहीं है, लेकिन इसमें भाव। जैसे हम कहें आपको जो हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम खाना खिलाओगी, तो आप कहिएगा आइए खा लीजिए, आइए खा लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? जाइएगा तो पिटाइएगा भी, जाइएगा तो पिटाइएगा भी। लेकिन इंग्लिश में क्या कहिएगा? कम टू माई होम, आइए खिलाइएगा ना, कम टू माई होम आइए खाइएगा ना। इसमें यही जो बोलिएगा वही मतलब है, जो आप बोल रहे हैं इंग्लिश में वही दिखाई दे रहा है। इसमें भाव का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसमें भाव का महत्व है, बहुत महत्व है। जैसे मान लीजिए कोई चीज हम आपको समझा रहे हैं, कहे समझ गए, तो आप कहिएगा हाँ हाँ, मतलब इसका आप धीरा बोल रहे, इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, पूरी तरह नहीं समझे। लेकिन यही कहे हाँ समझ गए, जी समझ आ गया, तो इसका अर्थ है पूरी तरह समझ गए। तो हिंदी इतना भाव गहराई से बता सके दुनिया में अभी कोई भाषा नहीं है। और हिंदी को समझना है तो बड़ा कठिन है। अरे अंग्रेज क्या जाने, अंग्रेज क्या जाने, ABCD 26 गो में पूरा भाषा बना के रखा है, उसके पास शब्द नहीं है, वर्डे नहीं है। जैसे इंग्लिश में शब्द नहीं मिलता है, कैसे? देखिए आप ही बताइए, मान लीजिए आपको 3 गो ABC 3 गो दे दिया गया, तो 3 गो मान लीजिए आपको ABC लिख दिया गया, ABC, तो 3 गो आपको लिख दिया गया, तो 3 गो से कितना जोड़ा बना सकते हैं? एगो AB के साथ, BC के साथ, AC के साथ 3 गो, या और अधिक भी बना सकते हैं। लेकिन जिसके पास 26 गो वर्ण है और जिसके पास 52 गो वर्ण है, बोलिएगा किसके पास भाव को दर्शाने के लिए अधिक होगा? 52 गो वाला एकदम है। 26 गो में कितना आप शब्द बनाइएगा? 52 गो में अधिक बनेगा। तो अधिक भाव को दिखाने वाला कोई भाषा है तो कौन है? हिंदी है। ये समझ रहे हैं ना? इंग्लिश में जो है शब्द नहीं है। जैसे देखिए सबसे दुनिया का रद्दी भाषा इंग्लिश है। जैसे देखिए वहां पे शब्द की कमी है। जैसे मान लीजिए आपके पापा जी के कोई भाई है, जेठ भाई है, तो उनको का बोलिएगा आप? बड़का बाबू या बड़े पापा बोलिएगा। छोट है चाचा बोलिएगा, अंकल जी बोलिएगा, मतलब चाचा जी बोलिएगा। फूफा है, देखिए आपके जो है आपके फुआ का जिनसे शादी हुआ है, आप उसको क्या बोलिएगा? फूफा बोलिएगा। आपकी माँ के भाई को कथी? मामा बोलिएगा। लेकिन इंग्लिश में इस सब के लिए एक एगो शब्द है अंकल। अब बोलिए मामा एक एगो है, फूफा हुए है, बड़ा भाई आपके पिताजी का वो अंकले है, बोलिए सब अंकले है। तो बोले सब अंकल है। अब महिला लोग में भी इस तरह माने निकाला जाए तो बोलिए सब मेहरारू हुए, बहन हुए, फुआ हुए, मामी हुए, चाची हुए, माने सब कुछ एक ही हो गया। इंग्लिश में देखिएगा तो, लेकिन हिंदी का महत्व कितना है कि देखिए सब चीज के लिए अलग अलग बना है। तो कहीं ना कहीं भाव आधारित भाषा है। इंग्लिश में इतना शब्द नहीं है। इंग्लिश में इतना शब्द होता तो वो अंग्रेजी होता। अरे है किसी अंग्रेज के माई के लाल में हिम्मत कि हिंदी सीख के बता दे? किसी के पास नहीं है। और हम लोग ऐसे करते हैं कि इंग्लिश नहीं आता है। अब यहाँ के देखिएगा कुछ बेवकूफ लोग हैं इंडिया में भी, जिनको मान लीजिए कि जैसे आप जहाँ है मातृभाषा जो है आप पढ़िए, उसका विरोध हम नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मातृभाषा आ रहा है, देश की हिंदी भाषा आ रहा है, लेकिन इंग्लिश नहीं आएगा
तो गार्जियन लोग है कहा पढ़ता है जी, इंग्लिश से नहीं आता है, ऐसे कहता है सब, उसको समझदारी नहीं है। अरे हद हो गई कि अंग्रेज सब एगो हिंदी सीखने के लिए उतावला नहीं है, कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन हम लोग हिंदी देश में, हिंदुस्तान में रहकर इंग्लिश सीखने के लिए व्याकुल है, एग्जाम में लगाए हुए हैं, हर एग्जाम में लगा दिए लगभग इंग्लिश। क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग का जो है अंग्रेज का बिगा हुआ थूक आज भी चाट रहे हैं। इसीलिए ना कहा जाता है कि अंग्रेज भले चले गए लेकिन अंग्रेजियत आज भी है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत आज भी है। टाई बेल्ट ठाबे जाओ, इसमें चला जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, इसमें चलिए अब ध्यान समझिएगा। अब समझा हिंदी का महत्व, एक बार बोलिए हिंदी जिंदाबाद, हिंदी जिंदाबाद। अब ध्यान से समझिएगा कि अब क्या है ध्यान समझिएगा कि अब हिंदी में स्पर्श व्यंजन 25 गो, अंतस्थ व्यंजन 4 गो, उष्म व्यंजन 4 गो। अब इसका जो है उच्चारण स्थान भी पूछता है कि उच्चारण कहां से किया जाता है। देखिए पहले कंठ आता है, यहां से देखिए जब ध्वनि निकलता है अंदर से तो किस किस रास्ते होकर आता है। मान लीजिए आपका मुंह है, मान लीजिए आपका ये मुंह है, तो ये देखिए ये आपका मान लीजिए कंठ है, तो ये कंठ से आएगा आपके मुंह में आएगा, मान लीजिए आपका देखिए, तो ये पहले जो आवाज निकलता है ये कंठ से ना होता है, पहले जो आवाज जो है ये कंठ से निकलता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये मतलब एथी है, समझने के लिए ये कौन थोड़े है। अरे मान लीजिए कि बोर्ड आदमी है तो इसका मतलब है ये आदमी थोड़े हो गया। मान लिए कि धरती है तो ये धरती है, समझने के लिए माना जाता है। तो इसीलिए कोई बोले फिगर सर सही बनाई, अरे ससुरा फिगर का सही बनाए, तोरा खोपड़ी ना है समझने के लिए, खोपड़ी है तो समझो इसको। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि ये जो है ये आपका कंठ है और ये आपका मुंह का जो सीमा है, मान लीजिए देखिए जो आवाज निकलेगा तो सर्वप्रथम कहां से निकलेगा, इधर से, कंठ से। इसीलिए कंठ से उच्चारण होने वाला बोलने वाला ध्वनि को पहले पढ़ाया जाता है क ख ग। इंग्लिश में नहीं है कि ए बी सी वाला पहले होगा, जो ए यहां से निकलता है, बी यहां से निकलता है, सी यहां से निकलता है, उसमें उस तरह नहीं है। हिंदी में पूरा कारण है। तो वही से कख जो है इसका उच्चारण स्थान कथिया है, कंठ है। कंठ के बाद देखिए अब अपने से पढ़ लीजिएगा, देखिए जहां आपके मुंह में जो है लोड जहां अधिक जाए उसका उच्चारण स्थान वही होगा, जिसके उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए वही। जैसे देखिए क ख, बोलिए कंठ से निकल रहा है, कंठ दब दिए तो नहीं होगा, ख च वही सब जो है, लेकिन च बोलिए, च में उतना यहाँ पे नहीं मारेगा, च ये तो मुंह से निकल जा रहा है, च अभी भी है, लेकिन क में झंझना देगा। तो ये जो है कख जो है कंठ से बोला जाता है, लेकिन चछल का जो उच्चारण स्थान है कंठ के बाद आता है तालु अंदर वाला, तो ये तालु है, तो इसका उच्चारण स्थान कथी है, तालु। इसका देखिए अब चचा बोलिए, च छ जो आपका जीभ जाके तालु में कट मारेगा, चचा बोलिएगा तो ये चचा का उच्चारण स्थान का तालु हो गया, तालु में मार रहा है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अब वही टवर्ग जो है टवर्ग इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, कथी है, मूर्धा है। कुछ ससुरा का, जैसे देखिए मूर्धा का मतलब है दांत के आसपास में जो सटी हुई मांस है उसको मूर्धा कहा जाता है। तो टठरा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। कुछ लोग ससुरा समझ मूर्धा ना, ये मूर्धा है, मूर्धा। अब ध्यान से समझिएगा कि अब मान लीजिए कि हम मूर्धा से उच्चारण कर रहे हैं, तो देखिए अब देखिए ट ठ ड, तो तालु में अब नहीं मार रहा है, दांत के बगल में जो मांस है, बोल के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ट ठ, तो दांत के बगल में मारा, तो इसीलिए टठड़ा हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान कहते हैं मूर्धा। लेकिन इसका उच्चारण स्थान ध्यान से समझिएगा तवर्गता, कि इसका है दांत, त थ। अब बोलिए दांत को हटा लीजिए, तथा बोलिए त थ द, तो ये सब दांत पे मार रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दांत। अब जी समझिए ना,
अब क्या होता है कि जिन बुढ़ऊ का दांत झड़ गया है उसको कह दीजिएगा एक बार तो सुनाने के लिए। कैसे कि दांत फैले नहीं है तो जीभ कहाँ मारेगा, कट से नहीं मारेगा, आवाज सही से नहीं आएगा। तो उसको कहिएगा तथा पढ़ने के लिए जिसका दांत झड़ गया है वो कहेगा टॉम 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 सब इसी में बोलेगा। काहे कि उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम है कि जो है कि जो तथा बोलेंगे तो दांत पे जाके मारेगा, लेकिन वही उसको दांत लगा दीजिए प्लास्टिक वाला, बोल देगा, ठीक से बोल देगा, जीभ जाके वहां सटेगा। जो जिन जिन बुढ़ऊ का दांत झड़ गया है तथा तथा जिन शब्दों में उच्चारण होगा, जैसे तोता, तो उसको कहिएगा तोता बोलने के लिए, कैसे कि दांत पे मारेगा तो कहेगा तुम तोता तोता ऐसे करेगा ना, काहे कि उसका दांत नहीं है। तो जिसका जो खराब होगा वो दिक्कत होगा। सही समझ गए? अब ध्यान से समझिएगा, तो दांत का बहुत महत्व है। अब जो है पवर्ग, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है, ओठ है। ध्यान से समझिएगा कि पवर्ग का उच्चारण स्थान कथी है, ओठ है। अब जैसे देखिए, जैसे आप बोलिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं प फ ब भ म, तो ई प फ हम बोलिए ओठ सट रहा है कि नहीं सट रहा है, तो सट रहा है। तो ई जिसका मान लीजिए कि ओठ में बचाना है, जैसे लड़की लोग ओठ लाली लगाती है, अरे आजकल तो एक से एक महंगा महंगा ओठ लाली आ गया, लेकमी का ऑरेंज वाला, कौन कौन सी का आ गया है। अच्छा ठीक है ठीक है, अरे कुछ का ये तो लड़कियों से बेसी लड़के में जान रहा है। सुनो सुनो सुनो, तो अब क्या है कि देखिए ओठ का बात है कि लड़की लोग जो है, लड़की लोग तो लड़की लोग जो बोलती है, तो जैसे मान लीजिए कोई ओठ लाली लगा ली, अब मान लीजिए आपको पापा कहना है तो आप पापा कहिएगा तो देखिए आपको ओठ लाली खराब हो जाएगा। देखिए इसीलिए शॉर्टकट लोग किस तरह अंग्रेजी आया ना ये बता रहे हैं, किस तरह अंग्रेजी आया वो समझा रहे हैं कि लड़की लोग को कहा है कि अब मान लीजिए कि पापा है तो पापा बोलना है, ओठ लाली भी लगाना है, तो पापा बस ओठ दो बार सट गया, ओठ लाली खराब। अब पहले के लोग बाबू बोलता था, तो अब जैसे अपने पिता को मतलब बाबू बोलता था तो बोलेगा बाबूजी, तो ओहू में भी ओठ सट रहा है, बाबू ओहू में ओठ सट रहा है दो बार, ओठ लाली खराब। तो इसीलिए लड़की लोग ने एक सिंपल उपाय लगाया और इंग्लिश का एक शब्द खोजा, कौन चीज, डैडी। देखिए आपका ओठ लाली बच गया, डैडी, ओठ नहीं सट रहा है, ओठ सट रहा है नहीं, अब ओठ लाली खराब होगा नहीं ना। तो लड़की लोग का नया फैशन है कहते डैडी। तो इंग्लिश का आगमन इस प्रकार से हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा कि अब बोले इसका उच्चारण स्थान भोर पर आएगा, अब नहीं ना भोर पर आएगा, कंठ से, और उसके बाद तालु से चछ नंबर देख लीजिए, कंठ से तालु से तो कख तो चछ, मूर्धा से तो टठ, जिस तरह उस तरह आगे बढ़ेगा, दंत से तो तथ, ओठ से तो पप। अब तो ये समाप्त हो गया। अब ध्यान समझिएगा, अब इतना आसान नहीं है। अब इसमें पूछेगा कि बताइए योरल अव का, तो योरल अव में ध्यान से समझिएगा कि ये अपने बता रहा है। देखिए तालाबे सौ, देखिए योरल अव चार गो ऊपर चार गो नीचा लिख दीजिए, एक खंड में बांट दीजिए बढ़िया से सामने सामने। आज जिसका नाम है वो अपने से बता रहा है, देखिएगा तालाबे सौ अर्थात तालु से, तालाब सौ, तालाब सौ, तालाब सौ तालु से। तो ई जब तालु से तो हयो राजा तालुए से ना समझ ले। अब यदि कोई आपसे पूछ रहा है कि तालाब स का उच्चारण स्थान, तो ये अपने तालु बता रहा है, तो य का उच्चारण स्थान तभी तालु है, तो इसीलिए इसको कथी से बोला जाता है, तालु से। अब देखिए मूर्धन स, मूर्धन स मूर्धा से, तो ई वाला जो है मूर्धन स यानी होगा कौन चीज से, मूर्धा से, अर्थात इसको मूर्धा से कहेंगे, कथी से, मूर्धा से। ई जो है र भी मूर्धा से और दंती मूर्धन स। तालाब स देखिए तालाब स, दंती स, दंती स ये अपने कर दांत से, तो ई वाला होगा कथी, दांत से, तो यो वाला दांत से। अरे ना समझ आया? अब बच गया दूगो, हाँ, तो ये कंठ से ना बोला जा रहा है, हाँ कहीं टच नहीं है, कहीं टच नहीं है, तो वही में क्या है, तो हा जो है कौन चीज से बोला जाएगा, कंठ से। जो व देखिएगा ओठ इस तरह आपका होगा, ओ वट, व तो व ओठ का भूमिका इसमें बेसी है, तो इसलिए इसको ओठ से।
अब कोई उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो हमको नहीं लगता है कि आप फंस जाइएगा। उच्चारण स्थान में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना है, सब कोई बता देगा। एक पूछ के देखे। चलिए, निम्न में से कौन कंठ से नहीं बोला जाता है? चोरी एलाऊ है, ठीक है। व, ह, ख, ग। वाह वाह वाह, कंठ से नहीं बोला जाता है तो ह, व, आ, ख, ग। तो ये सब तो ओठे से ना, कंठे से बोला जाता है। तो कंठ से कौन नहीं बोला जाता है? वह। तो देखिए, कोई कोई है जो इसमें फंस जाता है। एग्जामिनर ससुरा इतना एथी है कि फंसाने के लिए री दे देता है हमेशा। ये कौन सा दीर्घ स्वर नहीं, कैसे कि जानता है इतनी बड़का चुका लौक रहा है। लइक वैसे इसमें गारंटी दी मैं री तो कनो देख लई ना आई तो पढ़े में पढ़ाइए जाता है। ये गारंटी दीर्घ होते है, लेकिन ये कथी है? हर्षौ स्वर। तो ये बड़ा दिक्कत वाला चीज है जी, इसको समझिएगा अच्छा से। हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 52 गो में से 44 गो का हम लोग पूरा डाटा समझ लिए। अब जो बच रहा है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और बेहतर तरीका से देखेंगे। एक दो सवाल पूछ ले। चलिए, गोविंदा खड़ा होइए। गोविंदा कुमार खड़ा होइए। चलिए, आप बताइए कि स्वर्ण वर्ण में ए ऐ ओ, ए ऐ ओ कौन सा हर्षौ स्वर है? हाँ, चलिए आप बताइए। अरुण कुमार खड़ा होइए। दीर्घ स्वर। वाह वाह वाह। हम बोले कि इसमें कौन सा हर्षौ स्वर है, तो आपको बोलना है कि कोई हर्षौ स्वर नहीं है, ये पूरा बाले बच्चे दीर्घ स्वर है। बैठे, बिल्टी कटे बात कीजिए। चलिए चलिए, अभिषेक कुमार खड़ा होइए। आप बताइए कि री, री, ए ऐ ओ इसमें कौन सा हर्षौ स्वर है? री। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ताली मारिए एक बार। बहुत सुंदर। चलिए, सुबोध कुमार खड़ा होइए और र का उच्चारण स्थान बताइए। र का आए, र का उच्चारण स्थान मूर्धा। चलिए, बहुत सुंदर है, ताली मारिए। बहुत अच्छा। चलिए, सर्वेश कुमार खड़ा होइए। चलिए, कोई ऐसा चीज बोलिए जिसका उच्चारण कंठ से तालु से नहीं होता हो। कंठ तालु से नहीं होता। हाँ, ऐसा कोई वर्ण बोलिए। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर, ताली मारिए। चलिए, उदय खड़ा हो। चलो, उदय कुमार आप बताइए कि व्यंजन वर्णों की कुल कितनी संख्या है? 33। चलिए, बहुत सुंदर, ताली मारिए। चलिए, ब्रजेश कुमार खड़ा होइए। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं मुख्य रूप से? व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार है मुख्य रूप से? 3। चलिए, बैठिए। चलिए, बहुत सुंदर है, ताली मारिए। चलिए, संगीता कुमारी खड़ा होइए। संगीता कुमारी खड़ा होइए। आप बताइए कि अंथ अस्त व्यंजन में निम्न में से कौन सा नहीं है? र, ल, व, मूर्धन स। मूर्धन स। बहुत अच्छा, ताली मारिए। बहुत। चलिए, सुनीता कुमारी खड़ा होइए। चलिए, आप बताइए कि दंत स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत स का, दंत स का उच्चारण स्थान दंत। दांत। चलिए, बहुत सुंदर है, ताली मारिए। बहुत अच्छा है। चलिए, आप लोग इसको एक बार जो है रिवाइज कीजिए, देखिए, समझिए, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये कोई भारी चीज नहीं है। देखिए, मूल रूप से एक बार रिवीजन कर दे रहा है। वर्ण विचार क्या है? तब व्याकरण की वह शाखा जिसमें वर्णों का अध्ययन किया जाए, वर्ण विचार। शब्द विचार जिसमें शब्द का अध्ययन, वाक्य विचार, वाक्य का अध्ययन किया जाए, व्याकरण की वह शाखा, सब व्याकरण का एक पार्ट है। इसमें वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। चाहे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। दोनों बात लगभग बराबर हुआ। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है।
और इन 52 को 2 भागों में बांटा गया। स्वर वर्ण के 11, व्यंजन वर्ण 33, स्वर वर्ण को 2 भाग में बांटा, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर 4, 7, इस सब का नाम लिखा हुआ है। अब व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, इसका भी नाम लिखा हुआ है। उच्चारण स्थान भी इसमें व्यंजन वर्ण का खूब अच्छा से लिख दिया गया है। अगले क्लास में हम लोग स्वर वर्ण का भी उच्चारण स्थान देखेंगे, समझेंगे और इसके आगे के वैरायटी को दे। तब तक रहने दिया जाए। चलिए, बहुत सुंदर, रहने दीजिए, कल मिलेंगे हम लोग।